अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज हम क्लास 12 इन बोर्ड के इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 सेल्फ डिसिप्लिन का रीडिंग टेक्स्ट इकैरस एंड डाइडेलस को कवर करेंगे। ये कहानी दरअसल एक ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है और इसे रीराइट किया है जोसेफिन प्रिस्टन पीबॉडी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑथर बायोग्राफी, स्टोरी बैकग्राउंड, व्हाट इज ग्रीक मैथोलॉजी एंड देन समरी एंड द एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट ऑथर बायोग्राफी। जोसेफिन प्रिस्टन पीबॉडी एक अमेरिकन पोइट और ड्रामेटिस्ट हैं। 30 मई 1874 न्यूयॉर्क यूएसए में ये पैदा हुई और उनकी डेथ हुई 4 दिसंबर 1922। नेशनैलिटी अमेरिकन एंड 19th to 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करती थी। उनका काम मेनली पोइट्री और ड्रामा पर फोकस करता था और वो फेमस हुई थी अपने लिरिकल और इमेजिनेटिव स्टाइल के थ्रू, जहां पर वो सिंपल स्टोरीज को सिंबॉलिक और फिलोसफिकल बनाती थी। उनके स्टाइल की बात करें तो उनका स्टाइल लिरिकल, पोइटिक और सिंबॉलिक था, जहां वो डिसिप्लिन, मोरालिटी और ह्यूमन स्ट्रगल को हाईलाइट करती थी। उन्होंने लिटरेचर को वुमेन्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा एनरिच किया था और वो पढ़ाती थी लिटरेचर एट वेलेस्ले कॉलेज। फेमस है वो बहुत ही ज्यादा अपने वर्क की वजह से। उनका जो वर्क है वर्स प्ले द पाइपर, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिली और 1910 में उनको उनका प्ले द पाइपर पर इंटरनेशनल प्राइज मिला। वो मिथ और लीजेंड स्टोरीज को भी रिटेल करने के लिए फेमस हैं, जैसा कि हमारी बुक के अंदर इकैरस एंड डाइडेलस की स्टोरी हमें मिली है, वो भी उन्होंने रिटेल किया है। तो उन्होंने काफी ग्रीक मैथोलॉजीज और लीजेंड स्टोरीज को अपने वर्क के अंदर रिटेल्स किया है। लेगेसी देखें तो जोसेफिन प्रिस्टन पीबॉडी को आज भी याद किया जाता है फॉर द मिथ इंस्पायर्ड स्टोरीज और प्ले, जो कि यूथ और स्टूडेंट को टाइमलेस लेसन्स देती हैं। तो जब हम इकैरस एंड डाइडेलस पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि पीबॉडी का एक मॉरल विजन भी समझ में आता है कि लाइफ में डिसिप्लिन और बैलेंस कितना जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले ओरिजिन और सोर्स। तो ये कहानी हम बिलोंग करती है ग्रीक मैथोलॉजी से और इसका ओरिजिन मिलता है हमें एंशिएंट पोइट जैसे ओविड्स का वर्क मेटामॉर्फोसिस से, और दूसरे क्लासिकल वर्क से भी हमें इसका सोर्स मिलता है। ग्रीक मिथ को काफी ज्यादा राइटर्स ने अपने वर्क्स में यूज किया है और हमको रिटेल किया है। जेनर अगर हम देखें तो इकैरस एंड डाइडेलस एक मिथ लीजेंड है जो कि सिंबॉलिक मॉरल लेसन प्रोवाइड करता है। ये लिटरेचर का वो हिस्सा है जहां कहानियों के जरिए वैल्यूज और इथिक्स को समझाया जाता है। मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी अगर हम देखें तो स्टोरी का मेन फोकस है सेल्फ डिसिप्लिन, बैलेंस और ऑबिडेंस। डाइडेलस एक वाइज इन्वेंटर था और इकैरस उसका यंग इम्पल्सिव बेटा जो फादर की एडवाइस को इग्नोर करता है और डाउनफॉल फेस करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये स्टोरी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक कॉशनरी टेल भी है, जो कि हमें बताती है कि अगर हम रूल्स और गाइडेंस को इग्नोर करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। प्लेस इन लिटरेचर अगर हम इसकी देखें तो ग्रीक मिथ जैसे कि इकैरस और डाइडेलस अब तक वेस्टर्न लिटरेचर, आर्ट और फिलोसफी का पार्ट है। हर एरा के राइटर ने इसे इंटरप्रिटेट किया है, और कभी एम्बिशन की वार्निंग, कभी फ्रीडम के सिंबल के तौर पर। तो इसीलिए ये स्टोरी हमारी क्लास 12 इंग्लिश बुक में सेल्फ डिसिप्लिन का यूनिट में रखा गया है, ताकि हम सीख सकें कि डिसिप्लिन और लिमिट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। समरी ऑफ इकैरस एंड डाइडेलस। सेक्शन वाइज समरी को कवर करेंगे और साथ के साथ में ग्रीक मैथोलॉजी को भी डिस्कस करूंगी यहाँ पर कि ग्रीक मैथोलॉजी में ये क्या कॉन्सेप्ट था। देन जो है हम अपने सेक्शन वाइज समरी को साथ में कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट सेक्शन इज डाइडेलस एंड द लिबरेंथ। सबसे पहले डाइडेलस का जिक्र है स्टोरी में। डाइडेलस वो है एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और शातिर जो है, एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जो है क्राफ्टमैन और आर्किटेक्चर है, और वो क्रीटी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर था क्योंकि वहां उसने किंग माइनोस के लिए एक लेबिरिंथ बनाया था। अब ये लेबिरिंथ क्या है? लेबिरिंथ एक ऐसा मेज है बहुत ही ज्यादा जो कि कॉम्प्लेक्स था, और उसके अंदर जाने के बाद कोई भी बंदा वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। अगर ग्रीक मैथोलॉजी में देखें तो वो उसने क्यों बनाया था? क्योंकि किंग माइनोस ने उसे सजा दी थी लेबिरिंथ बनाने के लिए। अब वो सजा क्यों दी थी तो हम देखते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में डाइडेलस ने किंग माइनोस की जो वाइफ थी, जिनका नाम था पैसिफाई, उसकी हेल्प की थी। इस चीज में हेल्प की थी कि पैसिफाई जो है गॉड के जो बुल था उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी, वो उससे प्यार करती थी, और इसीलिए उसने डाइडेलस की हेल्प मांगी कि कोई ऐसी चीज करे कि जो उसका जो अट्रैक्शन है बुल, गॉड बुल की, वो जो है उसकी तरफ हो जाए। देन डाइडेलस ने एक वुडन बुल बनाया और जिसके अंदर किंग की वाइफ पैसिफाई थी। एंड देन जब वो उस वुडन बुल के अंदर थी तो फिर जो है गॉड का जो बुल था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, एंड देन जो है वो बाद में उससे साथ प्रेग्नेंट हो गई। एंड देन जो है किंग की जो वाइफ थी पैसिफाई, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि हाफ बुल था और हाफ ह्यूमन था।
जब किंग को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो डाइडेलस को जो है सजा सुनाते हैं और वो एक ऐसा मेज बनाते हैं जिसके अंदर उस बच्चे को रख दिया जाता है। वो बच्चा तो नहीं, एक मॉन्स्टर था, ठीक है, और जिसका नाम था मिनोटॉर। ठीक है, मिनोटॉर कौन है? हाफ बुल एंड हाफ मेल। मेज के अंदर उस मिनोटॉर को रख दिया जाता है और जब डाइडेलस उसमें मेज को कंप्लीट कर लेता है तो किंग माइनोस जो है फिर भी उसकी सजा को खत्म नहीं करते और उसे जो क्रीटी के एक बहुत लंबे टावर के अंदर उसके बेटे के साथ उसको कैद कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रीक मैथोलॉजी। देन उसके बाद हम स्टोरी के अंदर देखेंगे कि वहां से वो उसका स्केप किस तरीके से हुआ और स्टोरी के अंदर क्या हुआ। तो ये मैंने ग्रीक मैथोलॉजी को डिस्कस किया। अब दोबारा हम जो है समरी की तरफ आ जाते हैं। बैकग्राउंड देख लिया कि किंग माइनोस ने जो है डाइडेलस को इम्प्रिजन क्यों किया था। द नेक्स्ट सेक्शन इज प्लान फॉर एस्केप। स्टोरी आगे बढ़ती है और अब जो है जब डाइडेलस को टावर के अंदर कर दिया गया है तो डाइडेलस जो है वहां से अब निकलना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो उस आइलैंड से भाग नहीं सकता था क्योंकि किंग ने जो है सारी शिप्स को गार्ड कर रखा था ताकि जो है डाइडेलस वहां से निकल ना पाए और वो बहुत ज्यादा ऊंचा टावर था। तो और उसके चारों तरफ समंदर और जो शिप्स थी वो भी गार्ड थी। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया वहां से एस्केप का तो उसने वहां के उड़ते परिंदों को देखा और उसने फिर उसके जरिए एक आइडिया सोचा कि मैं यहाँ से किस तरीके से निकल सकता हूँ। उसने वैक्स, थ्रेड और विंग्स की मदद से, जो कि परिंदों के जो है विंग्स वहां पर जमा हुए थे, गिरे हुए थे, उसने उन विंग्स के जरिए, उसने वैक्स के जरिए, उसने थ्रेड के जरिए जो है पेयर ऑफ फीदर्स बनाए अपने और अपने बेटे के लिए, इकैरस के लिए। जो है डाइडेलस ने खुद ज्यादा प्रैक्टिस की और वो जब उसमें सक्सेसफुल हो गया उड़ने में तब उसने जो है अपने बेटे को भी उड़ना सिखाया और उसको बताया कि किस तरीके से जो है हम इधर से भाग सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टू इकैरस। स्टोरी आगे बढ़ती है और डाइडेलस अब जो है इंस्ट्रक्शन देता है अपने बेटे को, इकैरस को, कि उसने जो है उड़ते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। जब फीदर रेडी हो गए तो उसने जो है इकैरस को पहनाया और नसीहत की कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं उड़ना है क्योंकि फोग जो है तुम्हें नीचे खींच लेगी। समंदर की सतह के पास जो है हमें नहीं उड़ना है वरना वो हमें पानी के अंदर खींच लेगी और ज्यादा ऊपर भी नहीं उड़ना है क्योंकि सन की गर्मी से वैक्स जो है पिघल जाएगी। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है डाइडेलस ने इकैरस को दी थी लेकिन इकैरस जो है यंग था और उसने अपने बाप के एडवाइस को सीरियस नहीं लिया और सिर्फ जो है उड़ने की एक्साइटमेंट थी। स्टोरी आगे बढ़ती है। द नेक्स्ट सेक्शन इज फ्लाइट एंड इकैरस जॉय। दोनों जो है उड़ने लगते हैं और जो क्रीट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा छोटे से छोटा होता गया उनकी नजरों के सामने क्योंकि वो जो है अब वहां उस टावर से जो है उड़ चुके थे और जो नीचे लोग थे तो वो समझ रहे थे कि शायद अपोलो या क्यूपिड जैसे जो है गॉड जो है वो यहाँ पर उड़ रहे हैं। तो पहले जो है जब वो उड़ना शुरू किया था उन्होंने तब उनको थोड़ा डर था लेकिन बाद में जो है कैरस को बहुत ज्यादा जो है मजा आने लगा और उसने अपने फीदर को पीछे छोड़कर अपने ऊपर जो है स्काई की तरफ जो है उड़ना शुरू कर दिया और उसके बाप ने जो है उसको नसीहत की थी कि हमें बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ना है क्योंकि जो है सन की जो गर्माइश जो है वो हमारी वैक्स को जला देगी। लेकिन वो एक्साइटमेंट में ये सब कुछ भूल गया और उसने जो है ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेजिक फॉल ऑफ इकैरस। जब वो सन के पास जाता है तो उससे क्या होता है, उसके जो फीदर्स की जो वैक्स थी वो पिघलने लगी और इकैरस ने जो है अपने विंग्स खो दिया और वो गिरते हुए समंदर में डूब गया। डाइडेलस ने जो है इकैरस को बहुत ज्यादा ढूंढा था मगर वहां पर जो है पानी के अंदर उसे सिर्फ फीदर्स नजर आए और इकैरस की बॉडी उसको नहीं मिले। एंड देन जो है उसने उस जगह का नाम इकारिया रख दिया और अपने बेटे की याद में, ठीक है, इकैरस उसका नाम था तो उसने जहां उसका बेटा डूबा था उस जगह का नाम जो है उसने इकारिया रख दिया। बाद में उसने क्या किया कि वो उसने अपने विंग्स जो है टेम्पल ऑफ अपोलो में जमा करवा दिए और वहां जो है उसने फिर दोबारा जो है कभी भी कोशिश नहीं की उड़ने की। ठीक है, तो ये थी हमारी सेक्शन वाइज समरी ऑफ इकैरस एंड डाइडेलस कि उसने जो है किस तरीके से जो है कैद हुए और वहां से उसने जो है भागने की कोशिश की और अपने बेटे को नसीहत की लेकिन जब उसने नसीहतों पर अमल नहीं किया तो वो ट्रेजिक फॉल की तरफ चला गया। थीम्स इन इकैरस एंड डाइडेलस। द वेरी फर्स्ट थीम इज ह्यूमन इंजेन्युटी एंड क्रिएटिविटी। इस थीम के अंदर हम देखते हैं कि डाइडेलस जो कि एक स्किल्ड आर्किटेक्चर और इन्वेंटर था और उसने विंग्स बनाकर अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का प्रूफ दिया और ये थीम हाईलाइट करती है कि ह्यूमन माइंड जो है इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता है। द नेक्स्ट थीम इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि डाइडेलस और इकैरस दोनों जो है कैप्टिव थे और उन्हें जो है बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि वो इस फ्रीडम को हासिल कर सकें एंड देन उन्होंने जो है अपनी फ्रीडम के लिए स्काई को चूज किया।
स्टोरी के अंदर हमें सी गिल्स भी नजर आते हैं। सी गिल्स जो है बर्ड्स जो कि लिबर्टी का सिंबल है, और ये थीम हमें हाईलाइट करती है कि ह्यूमन हार्ट हमेशा फ्रीडम की तलाश में रहता है। द नेक्स्ट थीम इज ऑबिडेंस एंड डिसऑबिडेंस। स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि इकैरस ने अपने फादर की एडवाइस को इग्नोर किया और डिसऑबिडेंसी शो की, एंड देन वो अपने ट्रेजिक प्लॉट की तरफ मूव कर गया। डाइडेलस ने अपने बेटे को स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस दी थी कि टू लो एंड टू हाई मत उड़ना, लेकिन इकैरस ने डिसऑबिडेंसी की और उसकी वजह से ट्रेजेडी हुई। और ये थीम हाईलाइट करती है कि डिसऑबिडेंस ऑलवेज ब्रिंग डिस्ट्रिक्शन। द नेक्स्ट थीम इज यूथफुल रेकलेसनेस वर्सेस पेरेंटल विजडम। इसमें हम देखते हैं कि डाइडेलस एज अ फादर उसने अपने बेटे को नसीहत की थी और उसने एक प्रैक्टिकल और वाइज एडवाइस अपने बेटे को दी थी, लेकिन इकैरस ने जो एक्साइटमेंट में और ऑफर कॉन्फिडेंट की वजह से उसने अपने फादर की एडवाइस को इग्नोर किया। ठीक है, और ये थीम जो है जनरेशनल कंट्रास्ट को शो करती है कि पेरेंट गिव विजडम थ्रू एक्सपीरियंस एंड चिल्ड्रन often ignore it because of youthful passion. The next theme is hubris, excessive pride and ambition. इकैरस अपने लिमिट्स को भूल गया और गॉड की तरह जो है उसने ऊपर उड़ना चाहा। ठीक है, जब वो अपने लिमिट्स को उसने क्रॉस किया और वो जो है अपने हब्रिस की तरफ मूव कर गया। इन ग्रीक मैथोलॉजी में हब्रिस जो है ओवर एम्बिशन या ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर प्राइड होना जो है हमेशा जो है डाउनफॉल लेकर आता है। ये थीम ग्रीक ट्रेजिक फ्लॉ को हाईलाइट करती है। द नेक्स्ट थीम इज ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन लिमिटेशंस। इंसान अपनी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेचुरल फोर्सेस के सामने वो पावरलेस होता है। इकैरस की डेथ भी जो है इसी तरीके से हुआ, उसने अपनी बाउंड्रीज से आगे निकलना चाहा, लेकिन नेचुरल सोर्स से वो जो है डाउनफॉल की तरफ मूव कर गया। और ये थीम हाईलाइट करती है कि ह्यूमन एम्बिशन जो है उसकी हमेशा जो है एक लिमिट होती है, अगर वो उससे आगे निकल जाते हैं तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन को कॉज करती है। द नेक्स्ट थीम इज ग्रीफ एंड द लॉस। डाइडेलस की अपने बेटे को खो देने का एक यूनिवर्सल थीम है। ठीक है, फादर ग्रीव्स और इकारिया आइलैंड जो है उसके नाम पर एक लेगेसी बन गया, और ये थीम बताती है कि लव और लॉस जो है एक इंटरनल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सो ये थी इस स्टोरी की थीम्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस। मेन पॉइंट्स को हम इसमें जल्दी से कवर करेंगे। दिस इज ऑफ इकैरस एंड डाइडेलस। नंबर 1 पॉइंट इज मिथोलॉजिकल बेसिस। पहले डिस्कस किया है, जैसे ये कहानी ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है, और इकैरस की कहानी एक मॉरल टेल है जो कि हब्रिस और लिमिट ऑफ ह्यूमन एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करती है। द सेकंड पॉइंट इज प्लॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं एक्सपोजिशन। डाइडेलस ने किंग माइनोस के लिए लिबरेंस बनाया और फिर जो है प्रिजन में डाल दिया गया। द नेक्स्ट इज राइजिंग एक्शन, जिसमें जो है स्केप प्लान बना और विंग्स का इन्वेंशन हुआ। देन क्लाइमैक्स, इकैरस का रेकलेस फ्लाइट और सन के करीब उड़ना। और फॉलिंग एक्शन में हम देखते हैं प्लॉट के तो विंग्स का मेल्ट होना और उसकी फॉल होना इकैरस की। रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ में देखते हैं हम कि इकैरस की डेथ और डाइडेलस का ग्रीफ। कैरेक्टर्स को देखें अगर हम, तो 3 कैरेक्टर्स डाइडेलस सिंबल ऑफ विजडम, एक्सपीरियंस और ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इकैरस का कैरेक्टर सिंबल ऑफ यूथफुल पैशन, रेकलेसनेस और डिसएबिडेंसी को शो करता है। किंग माइनोस का कैरेक्टर सिंबल ऑफ पावर एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिंबोलिज्म की तरफ मूव करें तो विंग्स, सन, सी, फीदर फॉलिंग, ये हमारे कुछ सिंबल हैं जो कि स्टोरी के अंदर रिप्रेजेंट है। विंग जो है फ्रीडम और ह्यूमन इनोवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सन जो है पावर ऑफ नेचर एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है फॉल ऑफ इकैरस, ह्यूमन मोर्टेलिटी एंड वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फीदर फॉलिंग जो है लॉस ऑफ ड्रीम्स एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू हब्रिस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लिटरली स्टाइल देखें जॉस्पिन प्रिस्टन पीबॉडी का, तो नरेटिव जो है बहुत ज्यादा सिंपल, लिरिकल और डिस्क्रिप्टिव है। इमेजरी ऑफ फ्लाइट, एयर, फीदर, स्काई, सन बहुत ही ज्यादा पोएटिक वे में यूज किए गए हैं। स्टोरी एक डायडेक्टिक टोन टीचिंग मॉरल में लिखी गई है। ठीक है, और मॉरल फिलोसफिकल एनालिसिस में देखें तो कहानी एक मॉरल एलिगरी है। इसमें हम देखते हैं कि एक्सेसिव प्राइड जो है डाउनफॉल का सबब बनता है। पेरेंटल विजडम को इग्नोर करना ट्रेजेडी का सबब बनता है। और ये कहानी एक यूनिवर्सल लेसन देती है जो ग्रीक मैथोलॉजी से मॉडर्न लाइफ तक रेलेवेंट है। लेगेसी अगर हम देखें तो फॉल ऑफ इकैरस एक फेमस मेटाफर बन गया है लिटरेचर, पेंटिंग और फिलोसफी में। पोइट्स लाइक W.H. ऑर्डन और पेंटर्स लाइक ब्रूगेल ने इस मिथ को अपने वर्क्स में इमॉर्टलाइज किया है। सो दोस्तों, ये कहानी इकैरस एंड डाइडेलस की एक ऐसी स्टोरी थी जो हमें सिखाती है कि नॉलेज और विजडम के साथ साथ ह्यूमिलिटी और ऑबिडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर दें तो डाउनफॉल
बन जाता है। इकैरस ने अपने वालिद की बात नहीं मानी और इसका रिजल्ट जो था वो ट्रेजेडी था, लेकिन डाइडेलस का विजडम हमेशा याद रखा गया। अगर आपको ये समरी और एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर लिटरेचर कंटेंट। और हाँ, अगर आपको चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, समरी, एनालिसिस, थीम्स और चैप्टर की एक्सरसाइजेस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में नोट्स प्लीज लिख दें और मैं आपको फुल नोट्स इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।